ओके फाइन फाइन, चलो इधर सुनो, मैंने तुम लोग को ये सिखाया था। इधर सुनो कि एक ड्रॉप के पास एक सरफेस है, लेकिन एक बबल के पास दो सरफेसेस है। सिद्धार्थ, कितने सारे सरफेसेस है? दो सरफेसेस है। इसका अगर फोर्स से शो करना चाहे, एक तो होगा बाहर का प्रेशर, है ना, एक क्या होगा, एक क्या होगा, मतलब चलो प्रेशर दिखाना नहीं चाहता था, बट स्टिल भी ये अंदर भी ये पर्टिकुलर इस बीच वाले जगह पर क्या हवा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, दिस विल बी ईजियर। ये है ना, ये एक प्रेशर होगा और बाहर भी एक प्रेशर होगा। इज दैट क्लियर? राइट, प्रेशर में यहाँ पर शो नहीं करता। कैन यू टेल मी सरफेस टेंशन किधर लगेगा? फिर से पेरीफेरी पे लगेगा, लेकिन ऐसा दो पेरीफेरी है, बिकॉज देयर आर टू सरफेस, एक ऊपर वाला कोटिंग, एक अंदर वाला कोटिंग, राइट। तो ये समझ के रखना है कि यहाँ पर एक सरफेस टेंशन लगेगा ऐसा, ये सब गलती नहीं करना कभी भी, है ना। और दूसरा जो सरफेस टेंशन है वो इनर वाले पेरीफेरी पे लगेगा ऐसा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? अभी टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर पूछोगे, ध्यान देना, अगर मैं इस थिकनेस को नेग्लिजिबल मानता हूँ, थिकनेस को अगर नेग्लिजिबल मानता हूँ, तो अंदर का भी रेडियस आर और बाहर का भी रेडियस में आर मान सकता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बाहर वाले के लिए क्या होगा, T इंटू 2πr, और अंदर वाले के लिए क्या होगा, T इंटू 2πr। तब ऐसे लिखना है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ओके, जस्ट इमेजिन ए बेडशीट। बेडशीट के ऊपर मैंने एक सिलेंडर रख दिया, एक स्ट्रेच्ड बेडशीट है या मेम्ब्रेन है, व्हाटएवर इट इज, उसमें तुमने एक सिलेंडर रख दिया। सो व्हाट विल हैपन, सिलेंडर जहाँ पर बैठा है वो जगह डिप्रेस हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और साइड वाला ऐसे करके राइज करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, ध्यान देना। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ ए निडल ऑफ मास m, अरे ऑफ निडल ये नहीं चाहिए, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ निडल ऑफ लेंथ l फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ। मतलब वाटर सरफेस में एक निडल का जो लेंथ l का है, उसका कितना मास, मैक्सिमम मास फ्लोट कर सकते। सुनाई दिया? एक निडल है, उसका लेंथ l है, वो एक पानी के सरफेस पे रखा गया है, तो कितना मैक्सिमम मास तक वो फ्लोट कर सकते, ये पूछा गया। ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, लेकिन तुमको सबसे पहले विजुलाइज करना पड़ेगा कि फ्लोट क्यों करेगा। बिकॉज नीचे एक ट्रैम्पोलिन है, ट्रैम्पोलिन समझ में आया था, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, बेडशीट का एग्जांपल दिया, बेडशीट दबेगा तो उस पर्टिकुलर नीडल पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा नहीं लगेगा, और mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये बेडशीट का पिक्चर दिख रहा है नहीं दिख रहा तुमको? फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेडशीट नहीं है, लिक्विड का सरफेस है, ऐसा है लिक्विड का सरफेस, और बीच वाला साइड क्या हो गया, दब गया, डिप्रेस हो गया, राइट। ओके फाइन। पता नहीं, मेरे को बेडशीट से ज़्यादा फील आता है। ये कैन इमेजिन दिस बेसिकली। तो देखो सरफेस टेंशन कैसा लग रहा होगा, सरफेस टेंशन ऐसा लग रहा होगा। इज दैट क्लियर? सरफेस टेंशन इन दिस केस विल बी एक्टिंग लाइक दिस। बोलो ना भाई, इधर 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 इधर, फील आ रहा है नहीं आ रहा? और सरफेस टेंशन इस तरफ ऐसा लगेगा, बोलो ना, ठीक है ना। अभी अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, क्या व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू, तो मुझे सिर्फ उस निडल का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा और दोनों तरफ ऐसे सरफेस टेंशन दिखाई देगा, राइट। सो इन दिस केस अगर मैं नया वाला पिक्चर बनाऊं, सो ध्यान देना, नया वाला पिक्चर ऐसा होगा फ्रंट व्यू, और यहाँ से होगा हमारा सरफेस टेंशन के एरोस, दिस इज T। डू एग्री विद दिस? बोलो भाई, है ना। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इज दैट क्लियर? और इसका सेल्फ वेट कितना होगा, mg। बोलो मत, ये सरफेस टेंशन कितने लेंथ पे लगता है, इट इज एक्टिंग ओवर ए लेंथ ऑफ व्हाट, l। मतलब उस नीडल का जितना लेंथ है उतनी ही लेंथ के अलॉन्ग ये सरफेस टेंशन लग रहा होगा। इज दैट क्लियर? नाउ कैन वी we already know that this needle is in equilibrium, which means the weight is balanced by the resultant force due to surface tension in the upward direction. Can you tell me what is the resultant force due to surface tension?
इन द अपर डायरेक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरफ एक कॉम्पोनेंट आएगा t cos थीटा, इस तरफ एक कॉम्पोनेंट आएगा t sin थीटा, बट ये t sin थीटा मर जाएगा बिकॉज इस तरफ भी एक t sin थीटा है जो कि इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, राइट। और इस तरफ दूसरा वाला होगा दैट इज व्हाट t cos थीटा। इज दैट क्लियर? इधर t cos थीटा का ग्रुप, इधर t cos थीटा का ग्रुप कितने लेंथ पे लग रहा है, L लेंथ पे लग रहा है। सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन द अपर डायरेक्शन इज t cos थीटा इंटू L इंटू 2 क्यों लिखा, एक लेफ्ट एक राइट के लिए। और ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वही mg को बैलेंस कर रहा है। तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, mg। सो m का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना, t cos थीटा इंटू ट्वाइस L डिवाइडेड बाई व्हाट, g। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर m। इफ यू वांट m टू बी मैक्सिमम, what has to change on the right hand side? Yeah, theta has to be 0 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? For m max अगर मुझे मास का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एंड cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है when थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज ट्वाइस TL डिवाइडेड बाय व्हाट, जी। कैन यू इमेजिन थीटा 0 डिग्री दिखने में कैसा होगा, मतलब डायरेक्ट ऐसा होगा, समझ में? इस केस में मास का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा। ऑब्वियस नहीं है क्या, अगर वो लाइट है तो बेडशीट कम डिप्रेस होगा, मतलब मेम्ब्रेन कम डिप्रेस होगा। ज़्यादा भारी है तो और दबेगा तो और ऐसा हो जाएगा, और दबेगा तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो सिचुएशन होगा हमारा बाउंड्री कंडीशन। दैट इज अ सिचुएशन जब मैक्सिमम मास ऑफ द निडल कैन बी बैलेंस्ड। इज दैट क्लियर? देखो जितना भारी है उतना मेम्ब्रेन दबेगा, उतना सरफेस टेंशन का वैल्यू परपेंडिकुलर होता जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ओके, पॉज, ध्यान से। हो गया? आयुष इस तरफ, एवरीवन दिस साइड। तुमको याद है मैंने तुमको ये बताया था कि अगर हम किसी लिक्विड के सरफेस को बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। बलून का एग्जांपल दिया था, लिक्विड नहीं है बट वेरी सिमिलर, कि बलून का वॉल्यूम अगर बढ़ाना है उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा उसके साथ साथ, तो अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, हमको वर्क करना पड़ेगा, हवा डालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? या जब हमारे पास वो जो एक फ्रेम होता है जिसको हम सोप सॉल्यूशन में डुबाते हैं, फिर फूंक मारते हैं तो बबल्स निकलता है, फूंक मारना तो पड़ेगा ना, मतलब बेसिकली यू आर एक्सर्टिंग फोर्स डूइंग वर्क विच इज गेटिंग स्टोर्ड इन द सिस्टम। इज दैट क्लियर? देखो सिंपल सा बात है, अगर तुमने किसी लिक्विड सरफेस के एरिया को बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ा होगा ना। अगर एनर्जी आया है इसके पास तो आया कहाँ से, उस एक्सटर्नल एजेंट ने काम करके उस सिस्टम को एनर्जी दिया होगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो उसके सरफेस में, ऑल ओवर द सरफेस में देयर इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्या बोला मैंने, दैट पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। जैसे कि हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसी तरीके से हमने सरफेस एनर्जी को डिफाइन किया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी हम ये निकालना चाहेंगे कि सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बीच कैसा रिलेशन है, हाउ आर दे कनेक्टेड। ठीक है? और ये रिलेशन निकालने के लिए व्हाट वी हैव नाउ इज ए रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम। रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम मतलब सिलेंडर से एक वायर को बनाया गया है। इज दैट क्लियर? जिस रेक्टेंगल का जो फोर्थ साइड है, ए बी सी डी, देखो ये पूरा रॉड जो है ये तो रिजिड है ना, लेकिन ये जो फोर्थ साइड है दैट इज सी डी वाला साइड, ध्यान से देखने में ऐसा हुक बना कर रखा है, दिस इज अ मूवेबल साइड। ये क्या कर सकता है, आगे पीछे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, मतलब रेल जैसा रेल। मतलब ये एक रेलिंग, ये एक रेल है और इस रेल पे ये रॉड क्या कर सकता है, आगे पीछे क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। हम यहाँ पर आइडल कंडीशंस पकड़ेंगे, हम यहाँ पर ये मानेंगे कि जब ये रॉड स्लाइड करेगा ना तो इस पर फ्रिक्शन नहीं लगने वाला, बिकॉज अगर फ्रिक्शन लग गया ना तो एनर्जी का लोचा आएगा, बिकॉज एनर्जी विल बी लॉस्ट। विल कीप आवर डिस्कशन सिंपल। आइडल
जिसमें हम क्या मानेंगे कि जब ये रॉड स्लाइड करेगा तब फ्रिक्शन नहीं है, बोथ द रेल्स, जिस रेल्स के ऊपर ये रॉड स्लाइड कर रहा है दे आर व्हाट, फ्रिक्शनलेस। इज दैट क्लियर? अभी हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, वी टेक दिस वायर फ्रेम, ऐसे उठाते हैं, फिर एक सोप सॉल्यूशन में डुबाते हैं, एंड यू नो व्हाट विल हैपन व्हेन आई टेक इट आउट। छोटा वाला वायर फ्रेम से जो कहानी बताया तो वही होगा, जब तुम इसको डुबा के निकालोगे तो ये बीच वाला जो स्पेस है, इस बीच वाले स्पेस में क्या आ जाएगा, एक सोप का फिल्म बनेगा। क्या बनेगा? फिल्म, एक फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन। मतलब ऊपर से दिखने में ऐसा होगा, है ना? तुमको जब बबल्स बनाना होता था, ये सर्कल होता था, यहाँ फूकते थे ना, तब ना बबल बनता था। इज दैट क्लियर? तो ये वाला जो रीजन है, देखो मैंने ऐसे यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर एक सोप का फिल्म आ जाएगा। डू एग्री विद दिस? विजुअलाइज हुआ मैंने क्या कहा? ऐसे निकालूंगा तो एक सोप फिल्म बन जाएगा। कोई डाउट? पक्का? ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि सोप फिल्म के पास कितने सारे सरफेसेस हैं। इफ आई इमेजिन ए सोप फिल्म, फिल्म मतलब उसके पास कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो उसके पास कितने सारे सरफेसेस हैं। बिफोर यू आंसर दैट, एक बार इस डायग्राम को देखो। ये क्या है? रॉड, और पिंक कलर का क्या है? ये सोप फिल्म। बीच में सोप सॉल्यूशन, ऊपर हवा, बीच में सोप सॉल्यूशन, नीचे भी हवा, तो कितने सारे सरफेसेस हुए? 2 सरफेसेस। अरे बुक जैसा, बुक का टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस, और बुक का अंदर का जो पेजेस है दैट इज इनसाइड। नहीं आया समझ में? पक्का? तो तुमने क्या सीखा कि सर ड्रॉप के पास एक सरफेस होता है, ड्रॉप के पास क्या होता है? पॉज कर। ओके फाइन, तो हमने ये समझ लिया कि कितने सारे सरफेसेस हैं? 2 सरफेसेस। अभी फील करो इस चीज़ को, ठीक है? जस्ट ट्राई टू फील दिस कि ये तो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। क्या ये वो छोटा होना चाहता है? अरे भाई, तुमने किसी लेमिना को, किसी शीट को खींच के रखा है, तो वो लेमिना भी तो तुम्हारे हाथ को अंदर की तरफ खींचेगा ही नहीं खींचेगा। इट वुड लाइक टू कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी समथिंग, अगर ये एक स्ट्रेच्ड लेमिना जैसा बिहेव कर रहा है और इसका ये वाला साइड सीडी अगर मूवेबल है, और सीडी को अगर हम पकड़ के नहीं रखते तो सीडी तो खिसक जाएगा, खिसकेगा ये नहीं? क्यों? बिकॉज इस तरफ फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? सरफेस टेंशन का फोर्स इस तरफ लगेगा, और ये खींच के रॉड को अपनी तरफ लेके चला जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको रोक के रखने के लिए मुझे यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? इस तरफ क्या? लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, राइट हैंड साइड में क्या है? फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। बात को समझो, किसी सिस्टम पे नेट फोर्स अगर 0 होता है, इट डज नॉट मीन दैट दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल बी एट रेस्ट। इट कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी आल्सो। बात को समझना भी, ठीक है ना? अभी मैं क्या करूँगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वर्क डन का कंसेप्ट याद है? इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है कि तुम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो। और अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कोई भाग रहा है, उसको तुमने पीछे से खींचा, व्हाट विल हैपन टू इट्स वेलोसिटी? इट विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, बिकॉज वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि तुमने उससे एनर्जी ले लिया, तुमने बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। किसने चोरी किया एनर्जी? mg, बिकॉज mg उस पर क्या कर रहा था? नेगेटिव वर्क कर रहा था। बॉल ऊपर जा रहा है, mg नीचे लग रहा है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बात को याद रखना, यहाँ चाहिए होगा। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने इस रॉड को पकड़ा, और रॉड को पकड़ के बहुत धीरे धीरे, विदाउट एनी एक्सीलरेशन, स्टेडिली इस रॉड को मूव करा के थोड़ा थोड़ा करते करते हम थोड़ा आगे लेके आ गए। इस रॉड को पकड़ा और स्टेडिली मूव करा के कहाँ लेके आया? आगे लेके आया। स्टेडिली का मतलब है कि एक्सीलरेशन इज टेंडिंग टू व्हाट? 0। और आइडियल केस में हम 0 मानेंगे। आइडियल केस में क्या मानेंगे? 0 मानेंगे कि मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, जितना सरफेस टेंशन था। सरफेस टेंशन के लिए जितना फोर्स था उतना ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और उसको खींच खींच के मैं कुछ लेट अस से x डिस्टेंस आगे बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा दिया? x डिस्टेंस। तो ये वाइट वाला था उसका इनिशियल पोजीशन रॉड का, और ये जो पिंक वाला है, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द रॉड। कौन लाया इसको यहाँ पर? एक्सटर्नल एजेंट पकड़ के। सो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, ध्यान देना। अभी व्हाट हैज हैपेंड टू द सरफेस ऑफ द सोप फिल्म? It has stretched, it has increased. Do you agree with this?
पक्का? फिर से, जब मैं इस रॉड को पकड़ के खींच के बाहर की तरफ लेके जाता हूँ, इट्स ए क्लियर कट पिक्चर कि सोप फिल्म का सरफेस भर चुका है। और तुमने क्या सीखा है? सर हमने ये सीखा है कि सरफेस जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा सरफेस मॉलिक्यूल्स होता है, उतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होता है। मतलब सर आपने इस सिस्टम का एनर्जी बढ़ा दिया। नाउ दिस लिक्विड हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द इनिशियल स्टेज बिकॉज इट हैज़ गॉट ए बिगर सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, सर ये एनर्जी आया तो आया कहाँ से? राइट नाउ एनर्जी किसी के पास आएगा या जाएगा, वो कौन करता है? वो फोर्स करता है। मैंने बोला था फोर्स पाइप जैसा काम करता है और एनर्जी लिक्विड जैसा पाइप के थ्रू फ्लो करता है। राइट तुम किसी टैंक में पाइप लगा के लिक्विड सप्लाई भी कर सकते हो और लिक्विड निकाल भी सकते हो। तो फोर्स एक पाइप जैसा है। देखो इस रॉड पे तुमने दो पाइप लगा के रखा है, एक एक्सटर्नल एजेंट ने पाइप लगा के रखा है और एक सरफेस टेंशन का फोर्स ने भी पाइप लगा के रखा है। बोथ ऑफ देम आर फोर्सेस। ऐसा कोई डाउट? एक एक्सटर्नल फोर्स, एक इंटरनल। कैन यू टेल मी ये रॉड किधर मूव कर रहा था? रॉड वाज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। अभी बताओ कौन सा फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा था? आई वॉज गिविंग एनर्जी टू द सिस्टम, राइट? आई वॉज गिविंग एनर्जी टू द सिस्टम। और एफ क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क। बात समझ में आता है नहीं आता? जस्ट कंपेयर इट विद mg। जब हमने बॉल को ऊपर फेंका था मैंने उसको एनर्जी दे के फेंका, लेकिन जब बॉल ऊपर जा रहा था mg क्या कर रहा था? एनर्जी निकाल रहा था। और निकाल के कहाँ स्टोर किया उसने? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया। इस कहानी में निकाल कौन रहा है? Ft निकाल रहा है। और निकाल के कहाँ स्टोर करेगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। समझ में आया? मैं दे रहा हूँ और सरफेस टेंशन वाला फोर्स निकाल रहा है। जब हमने बॉल को ऊपर फेंका था तो हमने बॉल को एनर्जी दिया था और mg ने, कमान शांति, mg ने क्या किया? तो उस एनर्जी को निकाला था। निकाल के क्या कर दिया? स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये अलग पोटेंशियल एनर्जी है। ये कहाँ पर स्टोर होता है? लिक्विड में स्टोर होता है। कंपेयर हो गया? ये पॉज कर लो। फाइन हो गया? शांति शांति इस तरफ। सो हमने इस रॉड को कितना डिस्टेंस मूव कराया? x डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको हमने बहुत स्टेडीली मूव कराया। पॉज करना, पॉज आराम से। फाइन। हमने वही आयुष इधर स्टडीली मूव कराया। हमने अगर इसको स्टडीली मूव कराया, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नल फोर्स और सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होगा? सेम। ये बता देता हूँ, इस रॉड का लेंथ L है ना? और अगर रॉड ऐसा है, इफ दिस इज द रॉड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं रॉड का, ये वाला रॉड का पिक्चर थोड़ा 3D में बनाता हूँ। रॉड ऐसा है ना? 3D में बना रहा हूँ। तो रॉड के टॉप सरफेस पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा एंड रॉड के बॉटम वाले एज में भी क्या लग रहा होगा? सरफेस टेंशन लग रहा होगा। कुछ ऐसा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये अगर रॉड है तो ऊपर एक टी, नीचे भी एक टी। इज दैट क्लियर? तो टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा? T × L प्लस T × L। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? T × L इंटू क्या लिख देंगे? 2। एक्सटर्नल रीजन का भी फोर्स इतना ही होगा बिकॉज वी मूव द रॉड स्टेडीली। सो व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? एक्सटर्नल फोर्स Fe, डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। Fe की जगह हम क्या लिख देंगे? T L × 2 × what? x। अच्छा और एक बात बताता हूँ, इस पर्टिकुलर सोप फिल्म के एरिया में कितना इंक्रीमेंट आया? व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द एरिया ऑफ द सोप फिल्म? L × x, जो कि गलत है क्योंकि ऊपर भी सरफेस इंक्रीज होता है और नीचे भी सरफेस इंक्रीज होता है। ऊपर कितना इंक्रीमेंट आया? L × x। नीचे कितना इंक्रीमेंट आया? L × x। टोटल इंक्रीमेंट कितना है? ट्वाइस L × x। इज दैट क्लियर? बात को समझो। यही जो वर्क डन है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पर U को हम क्या लिख सकते हैं? T × L × x × 2। इसको मैं डेल्यू लिख देता हूँ। व्हाट इज डेल्यू? चेंज, मतलब इंक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? इंक्रीमेंट इन एरिया, ऊपर है नीचे का दोनों मिला के। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल यू इज इक्वल टू T × del A. What is del A? Del A is the change in the surface area. In this case it is the increment of surface area. अगर मैं del U को
डेल ए से डिवाइड कर दूँ वो हमको टी मिलता है. बट कैन यू रीड इट आउट? लिटरली क्या मतलब है? डेल यू बाई डेल ए, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया. चेंज तो ठीक है, गेट इट. दिस इज इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इंक्रीज एरिया. सो कैन आई से दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया. इसी को ही हम क्या बुलाते हैं? सरफेस एनर्जी. टेंशन नहीं, दिस इज सरफेस एनर्जी. इसको हम क्या बुलाते हैं? एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम क्या बुलाते हैं? सरफेस एनर्जी. एंड कंफ्यूज मत होना, दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टी. भाई टी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, सरफेस एनर्जी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है. सरफेस एनर्जी एनर्जी है पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन फोर्स है पर यूनिट एरिया. दोनों इक्वल होने का मतलब है कि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? सेम होगा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. बहुत ही सिंपल, याद रखने की कोई टेंशन नहीं होना चाहिए. ज़रूरत है भाई, क्यों नहीं होगा? कि सरफेस टेंशन अगर टी है तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगा? टी ही होगा. इज दैट क्लियर? अभी अगर तुमको कोई पूछे, ध्यान दो, अगर तुमको कोई पूछे तुम्हारे पास एक ड्रॉप है, क्या है? उसका रेडियस आर है, वो जिस लिक्विड से बना हुआ उसका सरफेस टेंशन टी है, उसके पास कितना एनर्जी है? हट, टी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया. भाई वो ड्रॉप है तो उसके पास कितना सरफेस एरिया है? 4 पाई आर स्क्वायर. बात को समझो यार. मतलब अगर तुम्हारे पास एक ड्रॉप है, इसका रेडियस अगर आर है, इसका सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर. इसके पास टोटल एनर्जी कितना होगा? टी इंटू 4 पाई आर. ये सब गड़बड़ नहीं करना. अगर ड्रॉप होता तो इंटू 2 करना पड़ता, बिकॉज ऊपर का एक सरफेस एरिया होता और नीचे का एक सरफेस एरिया होता. इज दैट क्लियर? ओके, देखो, देयर आर टू फोर्सेस, कोहेशन एंड एडहेशन. दोनों फोर्सेस हैं, दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. अभी कभी किया तुमने दोनों हाथ में 2 ड्रॉप्स लो पानी का, एंड यू ब्रिंग इट क्लोजर 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 क्लोजर. एक वक्त आएगा सनी दोनों ड्रॉप्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके दे विल फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप. सो ऑब्वियसली देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन देम, होता ही है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, राइट? सो ये जो फोर्स लगा इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन. को का मतलब क्या होता है? सेम. इज दैट क्लियर? अभी बारिश अगर होगा तो ग्लास के पेन में पानी चिपक जाता है ना, ड्रॉप चिपक जाता है, गिरता नहीं, पूरा चिपक के रहता है. सो इन दिस केस द पानी का ड्रॉप इज बीइंग हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस ग्लास मॉलिक्यूल्स. समझ में आया? अभी यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज बिटवीन द ग्लास मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. इसको हम क्या बोलेंगे? एडहेशन. समझ में आया? व्हेन द फोर्स इज बिटवीन molecules of the same species, cohesion. When it is between molecules of different species, this called as what? Adhesion. कभी देखा प्लास्टिक का प्लेट धो के रखते हैं बहुत सारे एक साथ, फिर एक दूसरे के साथ क्या होता? अलग नहीं होता, चिपक जाते हैं, खींच के सेपरेट करना पड़ता है ना? इज दैट क्लियर? तो अभी प्लास्टिक एंड पानी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया? एडहेशन. एक ग्लास का टेबल है, उसमें पेपर रखा हुआ है, पेपर में थोड़ा पानी गिर गया, फिर पेपर निकलने दो, पेपर निकलता ही नहीं है, फट ही जाता है पूरा. तो वो क्या होगा? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एडहेशन. बिकॉज हियर द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज. इज दैट क्लियर? इट इज एज सिंपल एज दैट, कोहेशन एंड एडहेशन. कोई डाउट इसमें? फाइन. कभी भी टेस्ट ट्यूब में अगर तुमने पानी डाला है तो पानी का टॉप सरफेस दिखने में कैसा, वो देखा? कभी ऑब्जर्व किया है? मर्क्यूरी में कैसा होता है? मर्क्यूरी यूज़ किया कभी लैब में? अच्छा, पानी तो यूज़ किया ही होगा. कैसे होता है पानी का टॉप सरफेस दिखने में? कैसा होता है? पानी का जो टॉप सरफेस है उसको मेनिस्कस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेनिस्कस. हाँ, मेनिस्कस का शेप कैसा होता है? कनकेव अपवर्ड्स होता है. यू शेप मतलब यू बोलना नहीं चाहिए, क्या बोलना चाहिए? कनकेव अपवर्ड्स. इज दैट क्लियर? ध्यान देना. तो कुछ ध्यान देना, ऐसा होता है. इज दैट क्लियर? मेनिस्कस मतलब 3D में अगर इमेजिन करोगे तो दिखने में ऐसा बाटी जैसा होता है, ठीक है ना, बाउल जैसा. इज दैट क्लियर? कनकेव अपवर्ड्स. अभी अगर इसे ट्यूब में, बातें नहीं, यहाँ देखो, अगर मर्क्यूरी डाल के रखो तो उसका जो मेनिस्कस है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, कनकेव डाउनवर्ड्स. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर?
अगर ऑब्जर्व किया तो रियलाइज़ करोगे कि ऐसा होता है, राइट। थोड़ा ऊपर थोड़ा, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, डिपेंड करता है कि कैसा लिक्विड है। इज दैट क्लियर? तो आज हमको ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस, तुम्हारा एक छोटा सा रिकैप करवा देना चाहता हूँ कि लिक्विड के सरफेस पे अगर कभी भी फोर्स लगता है, इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। अगर लिक्विड के सरफेस पे कोई फोर्स लगता है तो लिक्विड का सरफेस अपने आप को ऐसे अलाइन करता है कि लिक्विड का सरफेस उस फोर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? अभी ध्यान देना। ऑन किया ना? ओके। अच्छा, मैंने क्या किया, ध्यान देना। यहां पर एक लिक्विड मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व किया, एक लिक्विड मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? अच्छा फाइन। अभी एक ही लिक्विड मॉलिक्यूल है तो इसके हम वेट को नेग्लेक्ट करेंगे। कितना वेट होगा? ज़्यादा वेट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? mg को नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? कैन यू टेल मी, ये लिक्विड मॉलिक्यूल का पड़ोसी कैसा कैसा है? इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो पड़ोसी है, आर दे ऑफ द सेम काइंड और आर दे डिफरेंट? बोथ, एग्जैक्टली, दोनों है। बिकॉज अगर मैं इस पर्टिकुलर लिक्विड मॉलिक्यूल को देखो, इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास सरफेस ऑल्सो, या टेस्ट ट्यूब का सरफेस के थ्रू, और उसके दूसरी तरफ क्या है, उसी के स्पीशीज के बाकी मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? सो इस पर्टिकुलर आइसोलेटेड लिक्विड मॉलिक्यूल पे दोनों काइंड ऑफ फोर्सेस लगेंगे, फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन ऑल्सो। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो ये वाला ग्लास वाला सरफेस इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पार्टिकल पे एडहेशन फोर्स ऐसा लगेगा। इज दैट क्लियर? और बाकी यहाँ पर उसी के स्पीशीज के बाकी मॉलिक्यूल से वो लोग इस तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। दिस इज फोर्स ऑफ कोहेशन। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो इस पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द वेक्टर एडिशन ऑफ Fa एंड Fc। डू यू एग्री विद दिस? ओके फाइन। नाउ if Fa is more than Fc, अगर एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हुआ तो इस पिक्चर में क्या चेंज आएगा वो दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ध्यान देना। थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। लेट अस से दिस इज फोर्स ऑफ एडहेशन एंड लेट अस से दिस इज फोर्स ऑफ कोहेशन। वी शैल यूज पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। हम इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर वेक्टर एंड अवे फ्रॉम द लाइटर वेक्टर, वीकर वेक्टर। Is that clear? So can I say this is the resultant force acting on the liquid particle? Okay. So if this is a resultant force, इस liquid का जो surface होगा, it will align itself in such a manner, such that the surface is perpendicular to this force. Is that clear? और इसके perpendicular होने के लिए liquid surface को कुछ ऐसा होना पड़ेगा। Do you agree with this? Do you agree with this? ये रिजल्टेंट फोर्स है और इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बनाओगे तो ऐसा बनेगा, which means what? If force of adhesion is more than force of cohesion, the meniscus will be concave upwards. Is that clear? Now what will happen? ध्यान देना, if force of adhesion is less than force of cohesion, ध्यान देना, this is the liquid particle, this is force of adhesion and let us say दिस इज फोर्स ऑफ कोहेशन। थोड़ा बड़ा बनाया ताकि तुमको अच्छे से दिखाई दे, है ना। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट। इसके परपेंडिकुलर बनाना है तो ये हो गया टेंजेंट। समझ में आ रहा है क्या? तो लिक्विड सरफेस दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा नहीं होगा? मतलब ये अगर रिजल्टेंट फोर्स है, इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। इज दैट क्लियर? बात तुमको समझ में मैंने क्या कहा? सो लिक्विड के मेनिस्कस का शेप कैसा होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय टू फोर्सेस, फोर्स ऑफ एडहेशन एंड फोर्स ऑफ कोहेशन। इफ फोर्स ऑफ एडहेशन इज मोर देन फोर्स ऑफ कोहेशन, इट इज कनकेव अपवर्ड्स। इफ फोर्स ऑफ एडहेशन इज लेस देन फोर्स ऑफ कोहेशन, इट इज कनकेव डाउनवर्ड्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो पूरा वर्टिकल होता है, ऐसा। समझ में आया? तो रिजल्ट अगर ऐसा वर्टिकल हुआ तो सरफेस विल बी व्हाट? प्लेन। इज दैट क्लियर? So this is how you decide. कोई डाउट?
पक्का? मनीष को समझ में आया? इट इज द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है, पॉज.